तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर को अगर देखें तो जो एम्प्टी स्पेस है उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो तरह का वॉइड मिलता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो तरह का वॉइड होता है। एक वॉइड होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको बोलते हैं? क्या इसमें हम लोग का दोनों तरह का वॉइड्स मिल रहा है? तो इसमें इस जो लेयर में हम लोग का जो देखें अगर, तो इसमें हम लोग को दो तरह का वॉइड मिल रहा है। अब इसमें कैसे दो तरह का वॉइड मिल रहा है इस बात को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले दो तरह का वॉइड के बारे में यहाँ पे नाम लिए हम, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको बोलते हैं? तो वैसा वॉइड्स जो 4 एटम के सेंटर के मिलाने से बनता हो, या सिंपल अगर बात करें वैसा वॉइड जो 4 एटम के मिलने से बनता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड, और वैसा वॉइड जो 6 एटम के मिलने से बनता हो उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल इसका नाम क्यों पड़ा? 4 एटम से मिल रहा तो टेट्राहेड्रल क्यों, 6 एटम से मिल रहा तो ऑक्टाहेड्रल क्यों, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग लिखें सबसे पहले देख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे ये बनता है ना? टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस तरह से फॉर्म करता है, तो कैसा क्या पता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 एटम के मिलने से बनता है। किस तरह से, तो पहले दिखा देते हैं, इसमें भी दिखाएंगे और फिर बोर्ड पे भी दिखाएंगे। ये देखते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, ये कितना एटम हो गया? 3 एटम्स, 1 2 3। तो ये जो गैप देख रहे हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो ये हो गया ऐसे, और जो एटम्स होता है ये इसी गैप में आता है, या इसको ऐसे अगर उलट कर देख लें तो ये देखो ये वाले वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो कितना एटम है? 1 2 3, और इसके ऊपर रख दिए 4 एटम, और इसको ऐसे पलटी करें, देखो इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो वॉइड बना इसको हम लोग कौन सा वॉइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब इसको बोर्ड पे भी जरा देख लेते हैं, आराम से समझना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस तरह से होगा। देखो ये है ना, और 3 एटम है ना, ये जगह है। ठीक, और इसको एटम को यहां रखना है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं ताकि क्लियर पता चल सके। तो ये एटम जब यहां आता है तो ये वाले स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, इसका नाम हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी हम लोग को बात सब समझना है। टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दें, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो, और ये सिंपल सा 3 एटम है, और जो चौथा है वो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों एटम जो नीचे देख रहे हैं हम लोग, ये तीनों हम लोग का एक प्लेन में है, और ये उसके ऊपर रखा हुआ है, जो ब्लू कलर से दिखा दिया, ये ऊपर रखा हुआ है। तो जरा देखो, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर नीचे वाले का मिलाए तो एक हम लोग का ट्रायंगल टाइप का बना, और ऊपर वाले एटम जो ऊपर में है उसका सेंटर मिलाएंगे तो ये, इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे देख लेते हैं। देखो ये नीचे में जो एटम है ब्लैक कलर से दिखाया गया है। अब ब्लू कलर वाला तो थोड़ा सा हाइट पे है ना, तो उसको थोड़ा सा ये हो गया, ये ब्लू कलर का है। अलग अलग कलर से दिखा दे ताकि क्लियर हो। ये ब्लैक एटम है ना, और ब्लू वाले का ये जो ऊपर में रखा हुआ है, जो तीनों नीचे है उसके ऊपर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो बना ये शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये वॉइड का भी नाम क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में टोटल कितना स्क्वायर लिया गया है? 4।
जरा इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसमें टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यार ध्यान से देखो जरा, ये लेटर को पहचानो, यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, बी। तो ये बताओ, बी ब्लू कलर का ये बॉल किस पे, किसके ऊपर रखा हुआ है? हम टिक कर रहा है, देखो इसके, इसके और इसके, है ना। नीचे में 3 एटम और ऊपर में ये ब्लू। तो ये बी जो है, यहां पे जरा दिखा दे, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल क्वार्ट। बड़ा सिंपल है। टेट्राहेड्रल क्वार्ट किसको बोलना है? वैसा स्पेस जो 4 एटम के जुड़ने के बाद जो स्पेस क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स। ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स के बारे में क्या पता है? तो ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स 6 स्फीयर से बनता है। कैसे? तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देख लें हम लोग, कैसे 6 स्फीयर से बन रहा है। तो ये देखो 3 स्फीयर है ना, ये 3 स्फीयर और 3 स्फीयर और ले रहे हैं, लेकिन इस तीनों स्फीयर का अरेंजमेंट देखना है। ये देखो, और थोड़ा सा हम इसको अलग से दिखाते हैं, 1 मिनट। देखो 3 स्फीयर का अरेंजमेंट किस तरह से है ये हम समझा रहे हैं, और फिर उसके बाद बोर्ड पे ही बताएंगे। एनसीईआरटी में भी थ्योरी देखना है। ये देखो 3 स्फीयर ये हो गया और 3 स्फीयर ये हो गया। क्या इस तीनों का अरेंजमेंट में कुछ फर्क पता चल रहा है? ये तीनों, ये देखो इसका सेंटर मिला दो तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये स्फीयर का, और इसका भी, इसका थोड़ा सा तो अलग है। ठीक है। अब देखते हैं, इसको इसके ऊपर रख दिए ये इस तरह से। ठीक है। टोटल 6 स्फीयर। तो ये जो जगह है, जो 6 स्फीयर के मिलने से जो ये जगह बन रहा है, इसी जगह को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स। तो ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स किसको बोलना है? वैसा क्वार्ट जो 6 स्फीयर के मिलने से बने। ठीक है। इसका जरा हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसे बनेगा, और कहाँ पे क्वार्ट है, ये वाला क्वार्ट यहाँ है। ठीक है, ये क्वार्ट। ठीक। अब बोर्ड पे थोड़ा इसको समझ लें कैसे ये बन रहा होगा। तो देख, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स। अब यहां देखते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है, यानी अगर इसमें ये वाला एटम आगे है स्फीयर, और ये दोनों बैक साइड में, और इसमें ये वाला, ये दोनों आगे और ये बैक है। ठीक है। तो अगर बात करें, अगर हम लोग यहाँ से इसका सेंटर ये और ये, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया है ना। तो अगर इस सेंटर को अगर हम लोग देखें, ये ट्रायंगल टाइप का बनेगा। थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं, ये है ना, थोड़ा समझना है। एनसीईआरटी में भी इसका फिगर देखना है। और ये देखो, ये ठीक है। तो अगर बात करें यहां से ऐसे, ये सेंटर से ऐसे लाइन को हम लोग यहां मिलाते हैं, और ये ऐसे। ठीक है। फिर ये वाले सेंटर से ये लाइन को, ठीक है, और ये देखो फिर ऐसे, ऐसा ये हो गया। तो यही हम लोग का ऑक्टाहेड्रल है। और यहाँ जो ये स्पेस है थोड़ा हम अलग है, ये दोनों एक दूसरे पे रहता है। यही स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स। ऑक्टा, फिर इसमें भी तुम लोग को बताना है कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट है।
ऑक्टाहेड्रल क्वाड, ठीक है, ये वाला। इसमें जहां पे ये टेट्राहेड्रल क्वाड्स है, यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स, 3 स्फीयर नीचे। अब इस तीनों स्फीयर में जरा देखो, अगर ये वाले का बात करें तो इसका एपेक्स तुम्हारा कुछ इस तरह से है और इसका एपेक्स कुछ इस तरह से। एपेक्स किसको बोल रहे थे, याद है ना? तो अब इसमें कहां पे ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स बनता हुआ दिख रहा है, ये बताना है, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट इसमें कहां मिल रहा है, तो ये सी, एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी का बुक में सी के जगह पे वहां पे ओ लिखा हुआ है और ए की जगह पे टी लिखा हुआ है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो दिखा रहे हैं हम, ये ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स है। कैसे? तो ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स ध्यान से देखना है, ब्लैक कलर का जो बॉल है वो नीचे में है और ब्लू कलर का जो बॉल है वो ऊपर में है, ठीक है। एक नीचे में एक ऊपर में, ठीक है। इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं? जैसे देखो, ये ब्लैक कलर में तुम्हारा इस तरह से दिया हुआ है, एक बॉल यहाँ ब्लैक कलर का हम दिखा रहे हैं, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ, ठीक है। ब्लू कलर का एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ। तो इस तरह से हम लोग का जो ये वाला वॉइड बना, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोले, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का ये भी फिगर हो सकता है, या ऐसे भी समझ लो। एक बार देखो, ये हो गया, देखो ऐसे, ठीक है। फिर अलग अलग से दिखा ये, ठीक है। तो ये दोनों का अरेंजमेंट में फर्क है ना। इसमें एपेक्स जो ट्रायंगल को बोलते हैं डाउनवर्ड है और इसमें एपेक्स किधर है, अपवर्ड है। इसको इसके ऊपर उठा के रख देंगे तो बीच में जो जगह रहेगा, है ना, बताओ, ये दोनों को रखेंगे तो यहाँ स्पेस रहेगा ना, उसी को क्या बोलना है, ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स, ठीक है। अब जैसे इसमें 2 तरह का क्वाड्स बन रहा है इस अरेंजमेंट में, एकदम क्लियर है, एक टेट्राहेड्रल क्वाड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। यानी जब 2 लेयर ले रहे हैं तो 2 तरह का क्वाड्स मिल रहा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इसमें टोटल कितना टेट्राहेड्रल क्वाड्स बनेगा और कितना ऑक्टाहेड्रल क्वाड बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन काफी आसान है, ठीक है। यानी ये जो अरेंजमेंट हम लोग को दिख रहा है, इसमें टेट्राहेड्रल क्वाड्स और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स कितना बनेगा हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे इसको देखेंगे भी कि कैसे ये बताया गया है इस बात को। तो देखो, टेट्राहेड्रल क्वाड्स में अब ये थोड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट है, तुम लोग को ये सोचना भी है कि इसमें ये जो अरेंजमेंट है इसमें टेट्राहेड्रल क्वाड्स ज्यादा बनेगा या ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसका छोटा सा हिंट्स देते हैं। टेट्राहेड्रल क्वाड्स बनने के लिए 4 स्फीयर का जरूरत पड़ रहा है और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स बनने के लिए कितना स्फीयर का जरूरत पड़ रहा है, 6, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ना हम लोग 2 लेयर का, ब्लैक और ब्लू का, इसमें टोटल टेट्राहेड्रल क्वाड्स कितना बनेगा और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स कितना बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल क्वाड्स ज्यादा होगा या ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स ज्यादा होगा। तो इसका हिंट एक बार फिर बता दें, टेट्राहेड्रल क्वाड्स के लिए 4 स्फीयर का जरूरत पड़ रहा है और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स के लिए 6 स्फीयर का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा एक तरीका है, लेकिन ये तो क्लियर है कि ज्यादा स्फीयर का जरूरत जिसमें पड़ेगा वॉइड बनाने के लिए, निश्चित तौर पे उसमें कम वॉइड बनेगा, और जो कम ही स्फीयर में वॉइड बना दे वो क्या होगा, ज्यादा स्फीयर, ये ज्यादा उसमें वॉइड बनेगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि किसी भी सॉलिड में कितना टेट्राहेड्रल क्वाड्स होगा और कितना ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर वो क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो वहां पे हम लोग बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं इस अरेंजमेंट में टोटल n स्फीयर है, ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर कितना स्फीयर है, n, ठीक है।
ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर n स्फीयर है, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर इसमें n स्फीयर है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितना स्फीयर है ना उसका डबल होगा, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना बनेगा? तो जितना स्फीयर है उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा, यानी n। तो इसको थोड़ा सा लिख दे, ध्यान रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग को ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लेट नंबर ऑफ स्फीयर n, ठीक है, n स्फीयर है। अगर 100 रहेगा तो 200 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितना नंबर है यानी 100 तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लेट नंबर ऑफ स्फीयर n, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 12, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू n। जैसे अगर किसी अरेंजमेंट में बात करते हैं फेस सेंटर, है ना, फेस सेंटर क्यूबिक, तो फेस सेंटर क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना? 4 हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो उसमें देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, देखो फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 4 एटम्स है, ठीक है, 4 एटम्स है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा 4। ये कैसे हम लोग इसमें लोकेट करते हैं इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, एनसीईआरटी में भी है एक आसान सा क्वेश्चन। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए सॉलिड ऑक्साइड्स, यानी जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हम लोग बनाना सीखे थे ना, 2 तरह का पैकिंग था, एक SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्ट में CCP बोलते हैं, है ना। कटायन A ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें कटायन कहां पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, लेकिन पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई नहीं किया है, कितना? 1/6 को। एंड कटायन बी ऑक्युपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कटायन बी जो है 1/3 को ऑक्युपाई कर रहा है। तो कहा जा रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का फार्मूला बताना है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है, यहां तो कटायन मेंशन कर दिया गया है ना, हमेशा ध्यान देना है कि कटायन हमेशा वॉइड में रहता है और जो एनायन होता है वो लैक्टिस साइड, यानी एनायन को हम लोग स्पेयर मान लेना रहता है। प्रॉब्लम का बनाने का तरीका बता रहे हैं, एनायन को क्या मान लेना है? स्पेयर। तो बताओ जितना स्पेयर होगा उसी के हिसाब से ना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। एक बार फिर से बताना है, एनायन को क्या मानना है? स्फेयर, और वो स्फेयर के हिसाब से ही तुम्हारा उस सॉलिड में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है। तो एनायन हम लोग का ऑक्साइड है, 2 कटायन है, एक कटायन ए है और दूसरा कटायन है बी। ए कहां पे जा रहा है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं जा रहा है, 1/6 है ना। और बी कहां जा रहा है? तो बी जा रहा है हम लोग का 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसको बनाएंगे कैसे तो देखते हैं। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड
या ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन। तो जो निगेटिव आयन होता है उसी को क्या मानना रहता है, जो निगेटिव आयन होता है उसी को हम लोग को मानना रहता है एक्स। ठीक है, अब बता दो, तो निगेटिव आयन एक्स है तो उसमें टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स कितना बनेगा। फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, जितना स्फीयर रहेगा, है ना, ये निगेटिव आयन को ही क्या मानना है, स्फीयर। ऐसा हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, जो असाइनमेंट भेजे हैं उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो लेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन एक्स, जिसको हम लोग को निगेटिव आयन को स्फीयर। और बताओ स्फीयर कितना है, एन। अगर स्फीयर एन है तो टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स कितना, 2n। ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स कितना, n। ठीक है, तो देखो अब जरा बताओ, स्फीयर एक्स है तो यहां पर टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स कितना माने, 2x, और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स x। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वार्ट 2x, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट, वो भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, x। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए जो है सभी टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में नहीं है, कितना है 1/6, यानी 2x का 1/6। तो नंबर ऑफ ए, ठीक है, 2x इंटू 1/6 कितना आ गया 3। ये कितना हो गया x/3। ठीक है, नंबर ऑफ बी, बी कहां पे है, तो बी ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट में है, सभी ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट में नहीं है, 1/3, यानी जो x है उसका 1/3 में बी है। तो x इंटू 1/3 क्या हो गया, x/3। अब फॉर्मूला बनाने का टाइम आ गया। तो a कितना है, x बहुत सिंपल तरीका है, देख लो x/3। b कितना है, वो भी x/3। o कितना है, सिंपल x। हम लोग का फॉर्मूला कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं ना होता है, तो ये फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना है, तो जो भी नीचे में रहता है उससे मल्टीप्लाई सब में कर देना है। जैसे ये 3 है तो 3 से इसमें ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसमें ही मल्टीप्लाई, जब इस दोनों में 3 से तो इसमें ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ x को ऑटोमेटिक हटा देना है, फॉर्मूला बन गया हम लोग का a b, देखो इसमें तो 3 रहा नहीं है ना, ये दोनों में a और b में तो 3 रहा नहीं, कैंसिल हो गया, इसमें तो 3 बचा हुआ है और x को हम लोग हटा देते हैं, यही फॉर्मूला बन गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल से रिलेटेड। हम लोग का नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है। इनकोरेंडम एक तरह का कंपाउंड है अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का। इनकोरेंडम ऑक्साइड्स आयन आर अरेंज्ड इन SCP hexagonal close packing arrangement pairing, and the aluminum ion occupy 2/3 of octahedral points. Identify the formula। ठीक है, तो अल्युमिनियम आयन जो कटायन है वो 2/3 है, और क्या बताए थे स्फीयर किसको मानना है, जो निगेटिव है आयन से, एनायन है। ठीक है, तो एक बार फिर से बनाते हैं, लेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो निगेटिव आयन है उसी को हम लोग को स्फीयर मान लेना है, x हो गया स्फीयर। तो अब बताओ टेट्राहेड्रल क्वार्ट के बारे में तो नहीं है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट है, तो लेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स, तो ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स होगा x। ठीक है, और इसी x में ना अल्युमिनियम है, क्या अल्युमिनियम सभी में है, तो सिर्फ 2/3 है, तो इसका 2/3। अगर अल्युमिनियम टेट्राहेड्रल क्वार्ट में होता तो यहाँ पे 2x लिखते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स में है, तो ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, जितना नंबर ऑफ स्फीयर होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्स ही बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको अब हम लोग लिखें, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला अब लिखने का तरीका देख लो एक बार फिर से। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम हो गया 2x/3,
और ऑक्सीजन हो गया X। अब क्या करना है, 3 हटाने का तरीका क्या है, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 से 3 कैंसिल, x ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। तो फार्मूला क्या बन गया, एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 2, Al2, ऑक्सीजन कितना है 3। नेक्स्ट हम लोग का बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी में प्रॉब्लम सब है ना। देखते हैं, देखो अगर यूनिट सेल का डायमेंशन पता हो, ठीक है, तो हम लोग उस यूनिट सेल का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, उसमें कितना एटम्स है उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कब, जब यूनिट सेल का डायमेंशन हम लोग को पता होता। जैसे एक सिंपल सा हम लोग डेंसिटी के लिए फार्मूला निकालते हैं, जरा देखोगे, जैसे ये है, ये मान लेते हैं कि ये जो यूनिट सेल है किस एटम से बना हुआ है, उसको जरा समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो यूनिट सेल है मान लेते हैं सोडियम एटम्स का है, ठीक है, और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पे, ये सोडियम का एटम है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग इस यूनिट सेल का क्या डेंसिटी होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह भी निकाल सकते हैं, जो सोडियम एटम है इसमें उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखते हैं, देखो ये जो यूनिट सेल है इसका, ये इसको एज बोलते हैं, एज है, और क्योंकि क्यूबिक है तो सभी एज क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसका डेंसिटी निकालना चाहते हैं, ये जो यूनिट सेल है इसका डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, जरा बता दो, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यू, है ना। तो ए अगर पता रहेगा तो वॉल्यूम यूनिट सेल का बता सकते हैं। मास कैसे निकलेगा, यूनिट सेल का मास, तो क्या हम लोग मान लेते हैं ये सोडियम का एटम है, ये मान लो यहाँ पे ये सोडियम का एटम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 ही है ना। यूनिट सेल में तो नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, तो हम लोग सोडियम का एक एटम का मास तो निकाल ही सकते हैं। फॉर्मूला है हम लोग के पास, देखो यहाँ पे जरा बता दें, एक एटम का मास नहीं पता है लेकिन सोडियम का एटॉमिक मास तो पता है 23। क्या हम लोग बोल सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 atoms ऑफ सोडियम का मास है कितना, 23 ग्राम। याद है इतना एटम का मास हमेशा 23 ग्राम, इसलिए 1 एटम ऑफ सोडियम 23 by 6.022 into 10 to the power 23। एक एटम का मास पता चल गया है, और हम लोग को यहाँ पर कितना एटम है, एक ही एटम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे AQ का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे मास ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग का एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जो किसी भी एटम का वॉल्यूम, यहाँ पे जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम बता दे, उसका एटॉमिक मास बता दे, ये सब हम लोग किसी का भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो, क्या यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। अब जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, किसी भी एलिमेंट्स का जो मेटल हो उसका हम लोग डेंसिटी ये सब निकाल सके, उसके लिए फार्मूला देखो 6.022, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, का मास कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। ये एटॉमिक मास ही है ना, इसलिए 1 एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास बाय 6.022 into 10 to the power 23, जिसको हम लोग Na से, एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं। तो अब देखो इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा अपने अनुसार सेट कर लें। मास है ना, मास कितना है, तो ये हो गया एटॉमिक मास बाय Na, ठीक है।
एटॉमिक मास बाय Na, और नीचे में वॉल्यूम AQ इंटू A। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें तो सिंगल एक एटम था, लेकिन क्या जरूरी है कि हर एक यूनिट सेल में एक ही एटम हो? अगर मान लो ये फेस सेंटर होता, तो फेस सेंटर में कितना एटम्स होता है? 4। तो हमको तो यहाँ पे एक एटम का नहीं 4 एटम का ना मास चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि n एटम है ना, n एटम है, तो हम लोग फार्मूला क्या बन जाएगा? n इंटू एटॉमिक मास बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na, है ना, ये हो गया फार्मूला। तो ये फार्मूला कब यूज करना है? जब n एटम, जैसे जैसे ही कहा जाएगा आपका यूनिट सेल बॉडी सेंटर है, तो n के स्थान पर क्या लेना होगा? 2। फेस सेंटर है तो 4। ठीक है, इस फार्मूला को और आगे बढ़ाते हैं। n यानी नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, इनटू AQ। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग का डेंसिटी निकालने के लिए मिला, और इस पर हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन होगा। और n क्या हो गया? n नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है,